नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 23 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। तो सबसे पहले एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे थाईलैंड का, जिसमें उनके यहाँ नया प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। उनके नाम जानेंगे और उस लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला खबर देखते हैं। नासा ईएसए आज चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान इसरो का सहायता करेगा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद एक और आर्टिकल है, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। कोई भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो या फिर हिंदू हो। तो अभी क्रिश्चियंस का मामला है कि लगातार उनके धार्मिक मुद्दों को लेकर उनकी हत्याएं की जा रही है और कोर्ट भी हमेशा से एक पक्ष रहा जा रहा है। ठीक है, वहां भी न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद पूर्वोत्तर की जैव विविधता की रक्षा पर भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या नॉर्म्स है और वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सुरक्षा कंप्रोमाइज हो जा रहा है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और एक आर्टिकल है जिसमें सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा पर लगाम लगाने के लिए, कानून बनाने के लिए सरकार कदम बढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल देख लेते हैं। थाईलैंड पार्लियामेंट्स इलेक्ट्स सेरथा थाविशन। नाम याद रखिएगा, बहुत से पीसीएस में ये क्वेश्चंस आ जाता है कि सेरथा थाविशन पीएम बने अभी नए नए। ठीक है, इसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस पीएम का नाम ही पढ़ना था। उसके बाद लोकेशन देख लेते हैं। ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आसियान के सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देख लीजिए, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना उधर है, लाओस। ये क्षेत्र भारत का एलाई कंट्रीज है। ठीक है, चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो। ठीक है, और यहाँ पे सभी मिलके चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे समय आ जाते हैं जहाँ पे चाइना इन लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है। ठीक है, तो ये लोकेशन याद रखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि जो ये थाईलैंड है, यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ अंडमान सी है। ठीक है, और इसी रूट से यहाँ पे इस्थमस ऑफ खारा ले आने की बात की जा रही है। इस्थमस ऑफ खारा जो यहाँ से एक शॉर्टेज डिस्टेंस बनाएगा साउथ चाइना सी जाने के लिए, तो इसलिए ये लोकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा पहला आर्टिकल। नासा मतलब कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू सपोर्ट इसरो ड्यूरिंग मून लैंडिंग टुडे। आज है हमारा चंद्रयान 3 का 23 अगस्त है आज, तो सॉफ्ट लैंडिंग की बात की गई है 5:45 पे। ठीक है, तो इसी के लिए लगातार नासा और ईएसए जो है इसके सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मदद करने के लिए समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और लगातार जो स्पेस क्राफ्ट है उसके हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है इन दोनों स्पेस एजेंसीज के सपोर्ट से। ठीक है, तो इसको विस्तार से देख लेते हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च के बाद नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब कि ईएसए के ग्राउंड स्टेशन अंतरिक्ष यान के वही स्पेस क्राफ्ट के हेल्थ के निगरानी के लिए इसरो का सपोर्ट कर जा रहा है। फिर चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद से ईएसए उपग्रह को उसकी कक्ष में ट्रैक करने, अंतरिक्ष यान से टेलीमेट्री, टेलीमेट्री वो होता है जो दूरस्थ स्रोत से डेटा ट्रांसफर। ठीक है, डेटा जानता है, उसके बाद वहाँ उसका जो स्पेस क्राफ्ट है उसका वोल्टेज सही है कि नहीं, उसके बाद जो फिजिकल स्थिति है वो सही है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे चीजों को अच्छे से मेजरमेंट करके और उसका जो मैसेज है वो इसरो तक पहुंचाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेलीमेट्री। फ्रेया गुयाना में ईएसए ने 15 मीटर एंटीना के और यूके के गोनहिला अर्थ स्टेशन संबंधित 32 मीटर एंटीना को भी सपोर्ट किया गया है चंद्रयान 3 से, जो भी डेटा का ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 3 का जो लैंडर है बुधवार को मतलब आज के दिन चंद्रमा की सतह को छूने का प्रयास करेगा। ऐसे में इन एजेंसियों के ग्राउंड स्टेशन का समर्थन महत्वपूर्ण है। जहां तक नासा का सवाल है, जो डीप स्पेस इसका जो डीप स्पेस नेटवर्क जो है पावर्ड डिसेंट चरण के दौरान टेलीमेट्री और
ट्रैकिंग कवरेज प्रदान करेगा। ठीक है, ये आज के न्यूज में आया था। ये पूरा का पूरा पेज ही जो है ना दिया गया है कि किस तरह से चंद्रयान 3 है उसका लॉन्चिंग हुआ था और उसके बाद किस तरह से वो अभी आज 23 अगस्त के दिन वो चंद्रमा के सतह पे पहुंचेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। नो पुल वर्क फॉर पाकिस्तान माइनॉरिटी, मतलब कि इसमें सिंपली कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे ईश्वर की निंदा, ठीक है, या भगवान का अपमान के नाम पे जो माइनॉरिटी है उसे पाकिस्तान के बहुसंख्यक मतलब कि मुस्लिम समुदाय द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि पाकिस्तान में ईश्वर के अपमान के आरोप के बाद एक बार फिर जो हमेशा कहा जाता है कि मेरे आपने ईश्वर का अपमान किया, इसी के आरोप लगाकर एक बार फिर से एक हिंसक प्रक्रिया देखने को मिली है। हालिया घटना में जहां एक भीड़ ने फैजाबाद में जारनवाला में हिंसा की और चर्च में आग लगा दिया, ईसाई समुदाय के घरों पर हमला किया गया और स्थानीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। यह केवल अपने अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के अपने मौलिक कर्तव्य को बनाए रखने में देश की विफलता को ही रेखांकित करता है। तो सामूहिक हिंसा जो ईश्वर के अपमान के नाम पे हो रही है और जो उस घर के पास दो मेनली जो वहां पे क्रिश्चियन मिले थे और वहां पे 10-20 पेज जो है वो कुरान के मिले थे, यहीं से समस्या शुरू हुई और ईसाई समुदाय के सभी लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अफवाहों के बीच तारिक ए लब्बैक, जिसको बोला जाता है टीएलपी के सदस्यों की भागीदारी से स्थिति और खराब हो गई, जिन्होंने सार्वजनिक बयान जारी करके तनाव बढ़ा दिया। भीड़ ने अपनी आक्रामक आरोपी जो है ईसाई भाइयों के घर की ओर निर्देशित की और जिसने कई हिंसक घटनाओं को भी उत्प्रेरित किया। उसके बाद ईसाई नेताओं ने पुलिस की जो मूल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है, उससे भागने का निंदा किया। मतलब कि ईसाई नेताओं ने जो पुलिस का जो कार्य है वो कार्य नहीं कर रहे थे सही तरीके से, उसी का निंदा किया और कहा कि परिवारों द्वारा सहायता मांगने पर भी अधिकारी निष्क्रिय रहे। जो ईसाई धर्म थे, जो माइनॉरिटी लोग थे, वो पुलिस से हेल्प भी मांग रहे थे, उस समय भी पुलिस निष्क्रिय रहे। ठीक है, वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारी नेताओं के साथ चर्चा में लगे रहे। रिपोर्ट के अनुसार रेंजर्स को तैनात किया गया और अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भेजा गया। अफरा तफरी के बीच दो ईसाई संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। ठीक है, वही जहां पे कुरान के 10-20 पेज मिले थे। ठीक है, तो घटना के परिणाम की निंदा की गई और जिसमें इतने भीड़ थे उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और सिर्फ दो ईसाई जो माइनॉरिटी थे उसको एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। तो घटना के परिणामों की निंदा की गई, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि स्थिति को प्रबंधित करने में पुलिस द्वारा भेदभावपूर्ण आचरण अपनाया जा रहा है। तो जाहिर है पाकिस्तान में सबूत की आवश्यकता की महत्व तब खो जाती है जब ईसाई धर्म के अपमान पर केंद्रित होता है। क्लियरली कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वहां पे अगर गैर मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक कोई भी कम्युनिटी है, तो वहां उसका सबूत का सारे महत्व खो जाते हैं, क्योंकि जो न्याय है वो ही भेदभावपूर्ण रहता है। जो न्याय संबंधी जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वो न्याय सही तरीके से करते नहीं, वो उसमें भी पक्षपात क्लियर दिखाई देता है। तो यह घटना हाल के दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में, ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले घटना हो चुका था। ठीक है, और एक अंग्रेजी शिक्षक की उस पर भी आरोप यही लगाया गया कि वो इस्लाम का अपमान कर रहा है और उसका हत्या कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान में फिर से आतंक का पुनरुत्थान हो रहा है। इसमें कहा जाता है पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती आक्रामकता आतंकवादी गतिविधियों के पुनरुद्धार से बढ़ गई है। एक पुनरुत्थान विशेष रूप से 2021 में
जब से काबुल में तालिबानियों का सरकार आया है, पाकिस्तान में आतंकवादी हमले समय के साथ और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। ठीक है, खासकर पाकिस्तानी तालिबानी के फैसले के बाद तारिक ए तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, 2021 में इस्लामाबाद के साथ अस्थायी रूप से युद्ध विराम को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से टीटीपी का आत्मविश्वास बढ़ गया। तालिबानियों का यहाँ पे इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उनके बहुत से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था जब प्रमुख शहरों में एक समय था जब पाकिस्तान में लगभग 15% अल्पसंख्यक थे, परंतु वर्तमान समय में मात्र 4% ही अल्पसंख्यक बचे हैं। इन अल्पसंख्यकों के बीच ईसाई इस मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र में एक गुट का गठन करते हैं। कई अवसरों पर ईश्वर के निंदा के आरोप पर, किसी के भी भगवान के निंदा के आरोप के परिणाम स्वरूप अदालती फैसले आए और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों समूह को निशाना बनाकर उन पर अनेक प्रकार के हिंसात्मक कृत्य किया गया और उन्हें उत्पीड़ित किया गया। सितंबर 2020 का मामला है जब लाहौर के एक अदालत ने एक युवा ईसाई जो था आशिफ परवेज, ठीक है, यहाँ पे एक युवक ईसाई था आशिफ परवेज को कथित तौर पर ईश्वर की निंदा की संबंधित सामग्री के साथ पकड़ा गया और टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए उसे मौत की सजा सुना दी गई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो परवेज पहले ही जो ईश्वर के निंदा के कारण आरोप का सामना करते हुए लगभग वो पहले ही 7 वर्ष का सजा झेल चुका था, फिर भी उसे मौत की सजा सुना दी गई। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अहमदिया, शिया और ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों पर भगवान के अपमान या ईश्वर के अपमान के आरोप लगाए जाते हैं। पाकिस्तानी ईसाई महिला जो है आसिया बीबी का मामला व्यापक रूप से जाना जाता है। आसिया बीबी जो है वो पाकिस्तान की एक ईसाई महिला है। तो इसमें कहा जाता है, एक और रिपोर्ट है, इसमें भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो दंड संहिता की धारा है 295 और 298, ठीक है, यहाँ पे भी कहा जाता है कि उन कार्यों और कथनों को वर्गीकृत करती है जो धर्म का अपमान करते हैं या कुरान, पैगंबर, पूजा स्थलों या धार्मिक प्रतीकों का अपमान करते हैं। इसमें क्लियरली कहा गया है कि कोई भी अगर धर्म से संबंधित किसी भी वस्तु या सामग्री का या प्रतीकों का अपमान करता है तो इन अस्पष्ट धाराओं का उपयोग कर ये अल्पसंख्यकों को दंड दे देते हैं। ठीक है, जिससे कि उसका उत्पीड़न होता है। तो इन अस्पष्ट धाराओं का उपयोग अक्सर अहमदिया, शिया मुस्लिमों, मतलब जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, यहाँ पे ही कहा जा रहा है अहमदिया, शिया मुस्लिमों, हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और इस्लामों, इन सभी लोगों को विश्वास रखने पर व्यक्तियों पर अन्यायपूर्ण आरोप लगा दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चुप्पी जो है, एक सन्नाटा, इसके बारे में कहा जाता है राइटर के द्वारा कि सत्ता के गलियारे में एक स्पष्ट चुप्पी व्यक्त हो गई है, जबकि जो ईश्वर का निंदा का यहाँ पे मामला आ रहा है, कानून को व्यक्त जो किया जाता है और इसे संपत्ति जब्त किया जाता है, इसके आड़ में जो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जाता है, चाहे वो न्याय से संबंधित हो या फिर पुलिस से संबंधित हो, हर तरह से उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उसके प्रति अनेक प्रकार का आरोप लगाकर उनका संपत्ति हड़प लिया जाता है, जिससे कि अल्पसंख्यक वहां से भाग जाए। जब पाकिस्तान में मुस्लिम, जो भारतीय मुस्लिम ही जाते हैं, उन्हें ही काफिर समझा जाता है, तो फिर और दूसरे का जो भारत के सुन्नी समुदाय के मुस्लिम है, अगर वो भी पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें भी बैकवर्ड ही समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये गैर मुस्लिम समुदाय है, तो ये समझने की बात है। वहां स्थितियां तभी सुधर सकती है, अभी तो और लगातार बदतर होती जा रही है, कर्ज में डूबता जा रहा है पाकिस्तान और चाइना इसका लगातार फायदा भी उठा रहा है। तो पाकिस्तान के सरकार को थोड़ा समझना चाहिए इस पृष्ठभूमि के बीच क्या कोई वास्तव में जरनवाला, मतलब कि वो एक प्लेस है, ठीक है, पाकिस्तान में घटना जैसी घटनाएं के बार बार सामने आने पर, जहां पे 2 ईसाई जो युवा थे उसको भीड़ का सामना करना पड़ा, भीड़ ने उसे हिंसा में ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जनरल जैसा जो घटना हुआ है वैसा ये घटना बार बार होता रहता है पाकिस्तान में। धर्म की आड़ में हिंसा का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में अक्षम्य है। यहाँ पे यही कहा जाता है कि धर्म के आड़ में हिंसा का जो रास्ता अपनाया जाता है ये किसी भी स्थिति में क्षमा करने के लायक नहीं है।
फिर भी पाकिस्तान के भीतर जो ईश्वर से संबंधित, धर्म से संबंधित कानूनों में हेर-फेर निहित एजेंडे के लिए एक ढाल के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है? किसी भी मामले में पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और इसके लिए अग्नि परीक्षा अपने सबसे छोटे अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करने की क्षमता है। ठीक है? तो देश एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना कर रहा है जहाँ पे अल्पसंख्यकों का इतना ज़्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। जिसमें एक राज्य, एक जटिल नागरिक समाज और एक प्रेटोरियन राज्य मशीनरी की उपस्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी लोकतंत्रीय संरचना को संरक्षित करने का प्रयास करे पाकिस्तान। ठीक है? अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जा रहा है जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो इससे बायोडायवर्सिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है पर्यटन को बढ़ावा देना, निर्माण परियोजनाएं शुरू करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से राज्य राजस्व उत्पन्न करता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। हालांकि इसमें से कुछ भी भारी पर्यावरणीय कीमत चुकाना पड़ता है। रे एक संपादक है। यहाँ पे रे के हालिया मामले में उमियम झील जो है उसकी सफाई बनाम मेघालय राज्य सरकार 2023 में मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डेंगल दोह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी अन्य रोजगार के अवसर के अभाव में और पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक। वहीं मेघालय उच्च न्यायालय उमियाम झील की सफाई पर एक पीआईएल पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने मेघालय जल निकाय संरक्षण दिशा निर्देश 2023 पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि जल निकायों के आसपास तेजी से बढ़ती इमारतें और निर्माण के सबसे गंभीर पहलू से निपटने में, मतलब कहा जा रहा है कि ये जो नियम है मेघालय जल निकाय संरक्षण दिशा निर्देश 2023, तो ये जो पॉलिसी है ये यहाँ पे जल निकाय के जो आसपास निर्माण हो रहे हैं और वहां पे बायोडायवर्सिटी अफेक्टेड हो रहा है, उससे निपटने के लिए ये दिशा निर्देश जो है वो सक्षम नहीं है। ठीक है। तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज और ताजे पानी से प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वोत्तर भारत का एक हरित पट्टी है, ग्रीन बेल्ट है। ठीक है। तो गारो खासी, जयंतिया पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र घाटी कुछ सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में एक है। ठीक है। तो हालांकि पूर्वोत्तर औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसी के लिए यहाँ पे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। वनों की कटाई, बाढ़ और मौजूदा उद्योग इस क्षेत्र में पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा किए गए उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना, ये याद रखिएगा कि उत्तर पूर्व के विकास मंत्रालय द्वारा किए गए उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना का एक पर्यावरण मूल्यांकन, ये डायरेक्ट पॉइंट किसी भी इन्वायरमेंट में लिखा जा सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के टॉपिक में। तो इसमें कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत पारिस्थितिकी रूप जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में स्थित है, जो सीमा पार नदियों, जो चाइना से हो गया, उसके बाद फिर म्यांमार जैसे क्षेत्रों से अनेक प्रकार के नदियां आते हैं, उसके बाद बांग्लादेश से आ गया। ठीक है। तो जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। वनों की कटाई, खनन, उत्खनन, स्थानांतरित खेती के कारण क्षेत्रों की वनस्पति और जीव दोनों खतरे में है। तो पर्यावरण कानून कौन कौन से हैं? अब तक देश में काफी संख्या में पर्यावरण कानून और नीतियां विकसित की जा चुकी है, खासकर 1980 के दशक के दौरान। भूमि, वायु और जल के प्रदूषण से संबंधित भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 268 से 290 के तहत पर्यावरण से संबंधित या उसके खिलाफ अपराधों ने भी सार्वजनिक उपद्रव का रूप ले लिया। हालांकि चूंकि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है जिसमें जिला परिषद को स्वायत्ता प्रदान की गई है, मतलब कि जिला परिषद को स्वायत्ता प्रदान की गई है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो यह भूमि के उपयोग सहित जिला परिषदों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों पर राज्य के अधिकार को सीमित करता है, मतलब कि ये ज्यादा अधिकार रखते हैं। ठीक है, जिला परिषद। तो कई उदाहरण में, जैसे कि उमियाम झील के मामले में जिला परिषदें भूमि के संरक्षण और संरक्षण के लिए कोई नियम नहीं बनाती है, विशेषकर जल स्रोत के आसपास। ठीक है। तो नियम बनाने का काम
विधानसभा का है, ठीक है। लेकिन जिला परिषद के पास पावर ज़्यादा दे दिया गया है, तो इसे भी नियम बनाने का कुछ अधिकार मिलना चाहिए, विशेषकर जल स्रोतों के आसपास की भूमि के संरक्षण के लिए। वहीं संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें रिट दिया गया है, ठीक है। और स्टेट्स जो हाई कोर्ट है 226 में इसका प्रावधान दिया गया के तहत प्रोत्साहित जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के कारण पर्यावरण संबंधी मुकदमेबाजी की लहर दौड़ रही। उदाहरण के लिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2019 में अवैध खनन पर अंकुश लगाने में विफल रहा है, जिसके कारण मेघालय राज्य सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगा है। इसने 2022 में अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मणिपुर सरकार पर 200 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। राज्य के न्यायिक और अर्ध न्यायिक अंगों द्वारा सशक्त दिशा निर्देश और भारी जुर्माना लगाने से अक्सर इन क्षेत्रों का पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील वनस्पतियों और जीवों को बचाया जा सकता है। अगर आप दंड देंगे और उसके बाद फाइन लगाएंगे तो वहां पे डिटरेंस क्रिएट होगा, मतलब कि भय पैदा होगा, जिससे कि उनका संरक्षण सुनिश्चित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रेशर हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा, राजस्व उत्पन्न करना होगा और टिकाऊ नीतियों के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जो प्रेशर है यहाँ पे रोजगार सृजन, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेवेन्यू जनरेशन और ऊपर से यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, इसमें क्लियर लिखा गया है 4 मेजर वैल्यू चेन अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ प्रेशर, ठीक है। जैसे फूड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी हो गया, एनर्जी हो गया, फैशन हो गया और इंक्लूडिंग फार्मा, कॉस्मेटिक, ये सारी चीजें जो है 90% अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना, ठीक है, 2017 में नकारात्मक सूची एक चिन्हित किया गया था। तो इसमें क्या क्या चीजों को डाला गया है, यदि कोई इकाई पर्यावरण मानकों का अनुपालन नहीं कर रही है, लागू पर्यावरणीय मंजूरी न होना, उसके संबंधित प्रदूषण बोर्डों से सहमति नहीं ली गई, तो वह जो है उत्तर पूर्वी औद्योगिक विकास योजना के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा और उसे नकारात्मक सूची में डाल दिया जाएगा। इसी तरह एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट नीति में न केवल व्यापार और वाणिज्य बल्कि इस क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी शामिल होना चाहिए। भारत के पर्यावरण की रक्षा किए बिना $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखना एक ऐसा लक्ष्य है जिसका पीछा करना उचित नहीं है। सरकार को एक समान पर्यावरण कानून बनाने के मामले पर विचार करना चाहिए जो शासन के सभी स्तरों पर पर्यावरण के मुद्दों को पूरा कर सके, पर्यावरण को संरक्षित कर सके और हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर सके। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है राष्ट्र के द्वारा कि सरकार को सिर्फ अपना 10 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने के पीछे नहीं रहना चाहिए, और भी चीजें हैं जिसे संतुलित करके आगे बढ़ना चाहिए। अब देख लेते हैं एक अगला आर्टिकल है, रूल्स विल बी मेड टू कर्व वल्गर लैंग्वेज ऑन सोशल मीडिया। सरकार ने कहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वल्गर लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, जहां पे बच्चों की भी पहुंच होती है, तो इसे रोका जाएगा। सरकार के द्वारा एक निश्चित नियम और कानून बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों के लिए खुला हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभद्र भाषा में इस्तेमाल को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐसे प्लेटफॉर्म जो है को अभद्र भाषा और बुरे शब्दों सहित अभद्र भाषा के उपयोग से सुरक्षित बनाने में उन्हें विनियमित करेगा, करने के लिए अपनी भविष्य की नीतियों में आवश्यक नियमों और विनियमनों को शामिल करेगा। वही सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा पर लगाम लगाने के लिए बनाने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, अदालत के समक्ष दायर अनुपालन रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि तकनीकी कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नीति निर्माण पर अपने नियमित अभ्यास के हिस्से के रूप में वह विनियमन के अपने फैसले में इस माननीय अदालत की टिप्पणी पर उचित विचार करेंगे। मतलब कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने कहा कि यहाँ सोशल मीडिया पे जो ये वल्गर वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उसको रोकने के, इसमें दिल्ली सरकार ने कहा कि इस पे लिए एक निश्चित कदम उठाया जाएगा जो भी माननीय अदालत ने टिप्पणी की है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अश्लील भाषाओं के इस्तेमाल से सुरक्षा बनाने के लिए ये ध्यान देने के लिए भी धन्यवाद किया है।
तो अदालत ने अपने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के लिए नियमों और दिशा निर्देशों की आवश्यकता को रेखांकित किया था। इसने सार्वजनिक डोमेन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभद्र भाषा के उपयोग को गंभीरता से लेने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, जो कम उम्र के बच्चों के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है, मतलब कि बच्चे भी इसे देखते हैं। ठीक है, तो 6 मार्च को एक सोशल मीडिया पे आया टीवीएफ, जो बहुत ही बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, जो लगातार ऐसी सामग्री डाल रहा था जिससे कि बच्चों को समस्या हो सकती थी। तो इसी पे नजर गई है। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के लिए उचित कानून, दिशा निर्देश और नियम बनाने के लिए कई अन्य देशों की तरह हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं कि जो अपशब्द का प्रयोग किया गया, ये कहाँ-कहाँ देखा गया। तो अपशब्दों का प्रयोग भी एक नैतिक मुद्दा है और समाज को भी अपने तरीके से इससे निपटना होगा। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है सिर्फ सरकार की पॉलिसी से ही नहीं, सोसाइटी को भी अपना एक तरीका निकालना होगा। अगर कोई लगातार अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है जिससे कि बच्चे सीख रहे हैं, तो उस पे एक सही एक्शन लिया जाना चाहिए समाज के द्वारा भी। हालांकि जब सामग्री सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशाल शक्ति और सभी उम्र के लोग तक उसकी पहुंच निश्चित रूप से इसे विनियमित करने के लिए अदालत, कानून प्रवर्तन और कानून बनाने वाले अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा, अदालत ने कहा। ठीक है, इसका 6 मार्च का फैसला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा आया कि आदेश को बरकरार रखते हुए आया, जिसमें दिल्ली पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत टीवीएफ, ठीक है, और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया। अदालत ने टीवीएफ के स्वामित्व वाली वेब श्रृंखला कॉलेज रोमांस, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल लिखा जा सकता है, ठीक है, में इस्तेमाल की गई भाषा पर कड़ी आलोचना की। तब इसने मंत्रालय से दैनिक आधार पर तेजी से उभर रही स्थितियों के प्रति यहीं से मंत्रालय का नजर गया और यहाँ पे एक निश्चित कदम उठाने की वार्तालाप हुई, चाहे वो न्याय संस्थान हो या फिर राज्य सरकार हो, और अपने नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।